हेलो एवरीवन, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का हिंदी नागरी लिपि का सारांश बताऊंगा। यह सारांश सरल भाषा में मैं पूरे समझाने की कोशिश किया हूं, तो आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जी है। नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। देखिए, नागरी लिपि है, इनका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि हमारा जो लिपि है देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई है। और जो यह पाठ है इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि हमारा जो लिपि है देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी। देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई है और यह लिपि कहाँ कहाँ तक विस्तृत हुई है, यानी यह लिपि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यानी नागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेखक इसके बारे में कहते हैं कि किसी नगर से ही नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई होगी। और लेखक ने कहा है कि हो सकता है कि यह बड़ा नगर पटना ही हो। और लेखक कहते हैं कि हो सकता है वह नगर कौन हो? पटना हो, जिससे किसका उत्पन्न हो, मतलब उत्पत्ति हुई हो नागरी लिपि का। लेखक ने बताया है कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, नेपाली, नेवारी, मराठी, बंगला आदि भाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और लेखक बताया है कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, नेपाली, नेवारी, मराठी, बंगला आदि बहुत सारे भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह लिपि संपूर्ण भारत में विस्तृत है। और यह लिपि है ना, जो पूरे भारत में फैली हुई है। ठीक है, यह लिपि पूरे भारत में फैली हुई है। और नागरी लिपि को देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। देखिए, इनका अनेक नाम है। यानी नागरी लिपि को ही क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि के और कौन कौन नाम है, तो देवनागरी, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं इसे। ठीक है, नागरी लिपि को नागरी लिपि के नामकरण के पक्ष में विभिन्न मत है। यानी इसका नाम कैसे हुआ? देखिए, कहीं नंदी नागरी है तो कहीं देवनागरी है तो कहीं नंदी नागरी है। इस नाम कैसे इस नामकरण हुआ, तो इसके बारे में विभिन्न मत है। लेखक का कहना था कि नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। यानी नागरी लिपि के नामकरण के पक्ष में विभिन्न मत है। और लेखक का कहना था कि नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। यानी नागरी शब्द किससे संबंध रखता है? नगर से ही। अर्थात नगर कहलाने वाले शहर पटना के राजा चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम था, इसलिए पटना देवनगर कहलाता होगा। और उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि नाम रखा होगा। देखिए, लेखक का कहना है कि जो नागरी शब्द है वो नगर से संबंध रखता है। कहाँ से संबंध रखता है? नगर से। और नगर कहलाने वाले यानी एक बड़ा नगर कहलाने वाले कौन थे? शहर पटना, जिनका राजा कौन थे? चंद्रगुप्त थे, जिनका नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम देव था। और इसलिए पटना को क्या कहते थे? देवनगर कहते थे। और हो सकता है इसी के आधार पर इस लिपि को यानी उत्तर भारत को लिपि को हम देवनागरी लिपि नाम रखा होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसी कारण इस लिपि को क्या कहा होगा? देवनागरी लिपि कहा होगा। एक अन्य मत के अनुसार भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे, परंतु काशी देवनागरी कहलाते थे। और इसी के आधार पर काशी में इस लिपि का नाम देवनागरी रख दिया होगा। देखिए, एक अन्य यानी दूसरा विचार के अनुसार कि भारत के सभी शहर क्या कहलाते थे? नगर कहलाते थे, परंतु जो काशी था क्या कहलाते थे? देवनागरी कहलाते थे। और इसी के आधार पर हो सकता है कि काशी में इस लिपि का नाम क्या रख दिया होगा? देवनागरी रख दिया होगा। ठीक है, और प्रथम विचार क्या था? प्रथम विचार यह था कि जो भारत का एक मतलब नगर था जिसका नाम क्या था? पटना, और वहाँ चंद्रगुप्त का मतलब व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, इसीलिए हम पटना को क्या कहते थे? देवनागरी कहते थे। और हो सकता है कि इसी आधार पर उत्तर भारत की लिपि को क्या कहा होगा? देवनागरी कहा होगा। ठीक है, और दूसरा मत ये था कि
सब नगर है, लेकिन काशी क्या है, वो देवनागर है। और इसी के आधार पर काशी में इस लिपि को क्या नाम रखा होगा, यानी देवनागरी रख दिया होगा। और अनेक विद्वानों को मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के सामांगड दानपत्र 754 है। देखिए, अनेक विद्वान का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि यानी पुराना लेख, नागरी लिपि का प्राचीनतम यानी पुराना, प्राचीनतम का अर्थ होता है पुराना, पुराना लेख राष्ट्रकूट राजा, उस राजा का क्या नाम था, दंती दुर्ग, यानी जो राष्ट्रकूट राजा थे उनका नाम था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग का एक समागंड दान पत्र, यानी दान पत्र का नाम था समागंड। उस दान पत्र 754 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें नागरी लिपि यानी वह किस लिपि में लिखा गया है, नागरी लिपि में लिखा गया है। देवगिरी के यादव राजाओं की नागरी लिपि में बहुत से लेख पाए गए हैं। देखिए, जो देवगिरी के यादव राजाओं थे ना, उनका लेख, बहुत सा लेख किस लिपि में है, नागरी लिपि में है, नागरी यानी देवनागरी लिपि में है। और उसके बाद कहता है कल्याण के पश्चिमी चालुक्य वंश के राजाओं के लेख भी नागरी लिपि में है। उसके बाद कहता है कल्याण के जो पश्चिमी कौन वंश है, चालुक्य वंश, उनका भी राजाओं का लेख किस लिपि में है, नागरी लिपि में है। देखिए, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य वंश एक वंश है जिसका मतलब क्या नाम था, चालुक्य वंश, उनका राजाओं के लेख भी किस लिपि में है, नागरी लिपि में है। चालुक्य वंश के जो राजा थे उनका भी लेख किस लिपि में है, नागरी लिपि में है। उसके बाद उड़ीसा में गंग वंश के कुछ शासकों के लेख भी नागरी लिपि में पाया गया है। उसके बाद कहता है कि उड़ीसा में गंग वंश के कुछ शासक थे, ठीक है, और उनका लेख भी किस नगर मतलब लिपि में लिखा गया है, नागरी लिपि में लिखा गया है। और दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश से राजा वर्गुन के ताम्रपत्र में संस्कृत भाषा लिखा गया है। देखिए, उसके बाद कहता है कि दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश से जो राजा थे उसका मतलब वर्गुन, क्या नाम है उस राजा के, वर्गुन, उनका जो ताम्रपत्र था, एक जो पत्र लिखे थे ताम्रपत्र, उनका मतलब भाषा किस लिपि में है, संस्कृत भाषा में है। किस लिपि में, ताम्रपत्र है जो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, नागरी लिपि है, उसी भाषा में वो लिखा गया है। उत्तर भारत में पहले पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। यानी उत्तर भारत में पहले पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में क्या देखने को मिलती है, नागरी लिपि देखने को मिलती है। मिहिर भोज 840-81 ग्वालियर प्रशस्ति पत्र नागरी लिपि में है। यानी मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति पत्र है वो किस लिपि में है, नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। भारत के सभी हिंदू शासकों ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और भारत के जितना भी हिंदू शासक थे सभी ने क्या किए थे, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और इस प्रकार कहा जाता है कि संपूर्ण भारत की सबसे प्राचीन लिपि नागरी यानी देवनागरी है। और इस प्रकार कहा जाता है कि संपूर्ण भारत की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी लिपि कौन है, नागरी यानी देवनागरी है। बस यही सारांश है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।